हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। चैप्टर 4। आप अब सोचेंगे कि मोशन तो बहुत सिंपल है, कोई चीज़ मूव कर रही है तो मोशन है बस। लेकिन जैसे-जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कि मोशन को साइंटिफिकली डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होते हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूरे चैप्टर को इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करूंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी हो, आपके इंग्लिश मीडियम के एग्जाम आंसर भी अच्छे प्रिपेयर हो सके। तो अगर आपको क्लास 9 में और साइंस को सिर्फ याद नहीं करना चाहते बल्कि कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 motion. Let's understand what exactly motion is. In this chapter पहले आपको दिया गया है कि एवरीथिंग इन नेचर इज मोशन। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो मोशन में है। मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से लेकर छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल तक सब चीज मोशन में है। अगर बटरफ्लाई जो फ्लिटरिंग कर रही है, जो स्नेक जो है वो रेंग रहे हैं, हॉर्स गैलोपिंग कर रही है, सब एक मोशन है। यहाँ तक कि जो स्मोक के पार्टिकल हैं एयर में वो भी मोशन में है, ओशन का टाइड है वो भी राइज एंड फॉल हो रहे हैं। तो ये सब एक मोशन है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है कि टाइप ऑफ मोशन यहाँ पे दिया गया है। टाइप ऑफ मोशन में आपको बताया गया है कि मोशन जो है आपके बुक में टाइप ऑफ मोशन में 3 टाइप के मोशन बताए गए। एक है लीनियर, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ने पहले पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और इसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे, इस बुक में हम लोग लीनियर मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन को हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी करते हैं। लीनियर मोशन को हम लोग क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और दूसरा हम लोग लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, और इसमें हम लोग इसमें दिया गया है कि आप लोग ने पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल क्वांटिटी में आप लोग ने पढ़ा होगा डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन जैसे जो की टर्म है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन होता क्या है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन जब स्ट्रेट लाइन में जाता है उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। तो यहाँ आपका दिया गया है कि व्हाट इज मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इट आल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जांपल दिया गया है कि अगर स्विमिंग रेस कर रहे हैं, वर्टिकली फॉलिंग बॉल, ऊपर से ऐसे नीचे बॉल गिर रहा है, या ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोशन, तो मोशन में आप लोग बोल सकते हैं व्हाट इज लीनियर मोशन। व्हाट इज मोशन नहीं, व्हाट इज लीनियर मोशन आ रहा है तब आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। मोशन के लिए अगर आपको एग्जाम्पल देना है या मोशन का डेफिनेशन बोलना है तो यहाँ आपका मोशन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम इज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ये मोशन का यहाँ पे आपका डेफिनेशन हो गया। अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो रेस्ट, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो वो रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे शब्द हो गए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो द क्वांटिटी विच आर फिजिकली मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और तीन जो ये सर्कुलर, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी के बारे में दिया गया, तो मैंने एक नोट्स तैयार किया, उसको हम थोड़े समय में एक बार देख लेते हैं कि क्या है इस नोट्स में। तो इसमें हमने लिखा है कि व्हाट इज मोशन के बारे में। मोशन, व्हाट इज मोशन, तो यहाँ पे लिखा गया है कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ जरूरी है। यहाँ पे बताए की टर्म हो गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो एक फिक्स पॉइंट है कि चेक करा समथिंग को कि मूव हो रहा है कि नहीं। डिस्टेंस क्या होता है कि कितना हम डिस्टेंस कवर के, कितना हम चले ग्राउंड पे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ टाइम कितना लगा, मतलब
शॉर्टेस्ट पाथ हम देख, कहीं भी चले तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बोलता है। स्पीड क्या हुआ, कितना तेज चल रहे हैं, वेलोसिटी उस तेज चल रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एक्सेलरेशन हम लोग चल रहे हैं मतलब स्पीड से चल रहा है लेकिन स्पीड में कैसे स्पीड धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि टाइप ऑफ मोशन में। तो टाइप ऑफ मोशन हम लोग आपके बुक में 3 टाइप ऑफ मोशन दिया, लीनियर वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हम लोग रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो कर्व में चलता है उसको कर्विलिनियर बोलते हैं, वो बुक में नहीं आपके। सर्कुलर मोशन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को। ठीक है, मोशन जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, उसको मोशन इन सर्कुलर पाथ बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टोन को अगर रस्सी में बांधे और उसके गोल गोल घुमा रहे हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ हो। सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, वो भी एक सर्कुलर मोशन में ही आता है। सर्कुलर मोशन 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आपका हो गया कि अगर वो स्पीड हमेशा सेम रह रहा है तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है जो लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है कि जैसे कुछ भी चीज कंपन कर रहा हो, ठीक है, कंपन कर रहा हो, या पेंडुलम हुआ इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, अदर टाइप ऑफ मोशन आल्सो हियर पीरियोडिक मोशन हो गया। ठीक है, अगर उनका टाइम जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो मोशन हो रहा है ना तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ब्रॉनियन मोशन या रैंडम मोशन हो गया, ये सब रोटेशनल मोशन हो गया ना, कि अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन हो गया, और वो एक डिस्टेंस पे जाके ऐसे गोल गोल किसी पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हुआ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट दिया हुआ था, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, और कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। क्लास 11 में आपको पढ़ना होगा डिटेल इसके बारे में। 7 तो ये 7 का नाम है। 7 में है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। और सब फंडामेंटल यूनिट जैसे स्पीड का अगर हम लोग यूनिट देखेंगे तो स्पीड का हम लोग यूनिट निकालते हैं डिस्टेंस बाई टाइम से, डिस्टेंस बाई टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ, और टाइम का क्या लेते हैं, सेकंड। लेंथ मतलब मीटर और टाइम का लेते हैं सेकंड। तो यहाँ हो गया मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड का। तो अन्य जो होता है इसी फंडामेंटल क्वांटिटी से लिया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब बस डिजिट लिखा रहेगा 3 सेंटीमीटर लेकिन डायरेक्शन नहीं रहेगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल है स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, और इधर है वेलोसिटी, वेट, फ्रिक्शन, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बेसिक सा आप एक तरह से बेसिक समरी जो भी कह लीजिए वो है। अब आते हैं अपने हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कि डिस्क्राइबिंग पोजीशन, मतलब हम लोग को अगर किसी का पोजीशन डिस्क्राइब करना है तो हम लोग को क्या क्या चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम लोग को पहले चाहिए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कि हम लोग कोई भी चीज़ हो रहा है अगर वो मोशन में है नहीं है, हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट से समझेंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल है कि क्या इंपॉर्टेंस है रेफरेंस पॉइंट का, तो एग्जांपल ही समझिए, ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, यहाँ पे ये सब पेड़ दिख रहे हैं। तो अगर हम इस ट्रेन में बैठ के इस पेड़ को देखेंगे तो ये पेड़ हमको मोशन में दिखाई देगी बैकवर्ड साइड में। लेकिन अगर हम ये पेड़ को यहाँ पहाड़ पे बैठ के अगर देख रहे हैं तो ये हमको स्थिर दिखाई देगी। तो रेफरेंस पॉइंट ये हम मायने रखता है। अगर रेफरेंस पॉइंट हम ये ए ले रहे हैं और इसमें ट्रेन में बैठा हुआ इंसान बी है, तो बी के ए के रेफरेंस पॉइंट से अगर हम ट्री को लेंगे तो ट्री जो है वो एक जगह स्थिर है। ठीक है, लेकिन अगर बी के रेफरेंस पॉइंट से हम ट्री को लेंगे तो ट्री जो है वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, जैसे अर्थ है तो अर्थ पे हम हैं, मेरे हिसाब से अर्थ जो है वो एक जगह स्थिर है क्योंकि हम खुद अर्थ पे हैं। लेकिन अगर गैलेक्सी से या कहीं बाहर से देखेंगे तो देखेंगे कि अर्थ जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो इट्स मोशन इज डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, दूसरा, पहला पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए एक तो चाहिए रेफरेंस पॉइंट और दूसरा चाहिए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम वो कहाँ पर है। इससे हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में पता चलता है। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है विद द चेंज इन टाइम तो हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे रेस्ट में। यही यहाँ लिखा गया, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस with time, the object is said to be in motion, and the object is said to be at rest
इफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर चेंज विद टाइम, रेफरेंस पॉइंट चेंज विद टाइम हो रहा है तो मोशन में है। ये आपके बुक में दिया गया। ऑरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं, मतलब ऑरिजिन मतलब जहां से आप शुरू करें। अगर आपको एक लाइन पे डिनोट करने कहाँ से कहाँ तक चला, तो हम यहाँ पे दिया गया कि अगर आप ये ओ मान रहे हैं, ठीक है, एक जगह अगर स्केल बना रहे हैं तो ओ मान रहे हैं, ओ ओरिजिन पॉइंट मान रहे हैं, तो इसके राइट साइड में जो भी रहेगा वो प्लस में रहेगा और लेफ्ट साइड में जो रहेगा निगेटिव में। जैसे हम कोई भी ग्राफ या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इस साइड प्लस मानते हैं, इस साइड निगेटिव मानते हैं, ऊपर में प्लस मानते हैं और साथ में नीचे में निगेटिव मानते हैं। ये हमारे ग्राफ का एक तरह से समझा हुआ, मतलब पहले से लोग कहते हैं कि ऐसे ही होता है, इस साइड प्लस इस साइड माइनस, ठीक है। वो भी कर सकते हो, उस साइड माइनस इस साइड प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जो सब कोई मतलब नॉर्मली जो यूज करते हैं वही यूज करना ज़्यादा बेटर रहता है विदाउट कंफ्यूजन के, ठीक है। यहाँ पे आपके नोट में दिया हुआ है कि व्हाट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड टाइम इंटरवल। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब अगर आप एग्जैक्ट उस टाइम पे मांग रहे हैं कि 5 सेकंड में कहाँ पहुंचा या 5वें सेकंड में कहाँ है वो, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अगर दो टाइम के बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर आप बोल रहे हैं तो टाइम इंटरवल हो गया, मतलब 0 से 5 सेकंड या 5 से 10 सेकंड में कहाँ पहुंचा, तो दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। ये यहाँ नोट में दिया हुआ और ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। फिर अब आते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक एग्जांपल से दिया गया है कि मान लीजिए कि जो एथलीट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, वो पहले यहाँ से बी गया, बी से ए तक गया और फिर ए से लौट कर फिर बी तक आ गया, ठीक है। पहले यहाँ तक गया, ए तक गया और फिर ए से बी तक आके लौटा। तो हम लोग अगर डिस्टेंस मानेंगे तो क्या डिस्टेंस होगा, तो ओ से ए तक 100 मीटर, ठीक है, और फिर लौट कर आया 100 से यहाँ आया यानी 60 मीटर, यानी टोटल अगर चला तो 160 मीटर चला। तो इसके 100 से 40 यहाँ पे देख ली 60 मीटर चला ना, यहाँ पे 100, फिर यहाँ से 100 से 80 यानी 20 का अंतर है, 20 में 40 बचते हैं 60, 20 का अंतर तो 160, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 160 मीटर चला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मानेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पार्ट होता है। अगर हम ओ पे हैं और रुके हैं बी पे तो शॉर्टेस्ट पार्ट क्या हुआ, ए से बी आके तो घूम कर है, शॉर्टेस्ट पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक का, बस ओ से बी तक का, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, तो इसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो नेट पोजीशन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखेंगे ना कोई भी चीज की कितना 20 मीटर लिख रहे हैं, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं, तो ये सब तो यूनिट हो गया, लेकिन जो ये हुआ ये हम डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। और जैसे कि और यहाँ पे दिया हुआ है कि एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। और यहाँ पे एक बार देख लीजिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। यहाँ लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप से डिवाइड स्पेसिफाई करते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, और जैसे 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो हम लोग को बोलते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में और जो है वो हायर क्लास में जानिएगा। इसमें मेन चीज ये जान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज फॉर रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा यूनिट दे दिया गया। अब कहा गया कि कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किया कि अगर हम यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट टर्निंग बैक। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एक साइड में चले और बिना बैक किए हुए, मतलब जब बस ओ से ए तक गया तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर कहा था कि बस ओ से ए तक जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता, तो पीछे मुड़ कर आया तब ना दोनों गड़बड़ा गया, डिस्टेंस अलग हो गया डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया। यही यहाँ चीज नोट में दिया गया।
फिर आपका आता है कि एक एनालिसिस दिया जा रहा है कि अगर हम ओ से किसी बॉल को उछाल रहे हैं, वो बी तक जा रहा है, बी से फिर आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, सी, और फिर नीचे आ जा रहा है उससे में। तो यहाँ पे बोला है कि आप लोग कैलकुलेट करिए कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए ओ पे 0 है, 0 डिस्टेंस है, डिस्टेंस करना है। ए पे 40 आ रहा है, बी पे 140 आया, ठीक है। सी पे कितना आया, तो 140 प्लस बी में 60, 160 है तो 200 हो गया, 140 प्लस 60। फिर ओ पे जब जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस हो जा रहा है 280, 14 दूनी 80, 28 होता है तो 280 हो गया, 280 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, 0 स्टार्ट हुआ ठीक है, ए पे स्टार्ट हुआ ठीक है, बी पे स्टार्ट हुआ तब तक भी ठीक है, 140 हो गया। लेकिन अगर सी पे जा रहा है तो सी पे हम यहाँ से यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे, ओ से सी कैलकुलेट करेंगे, तो ओ से सी हो गया 80, तो फिर ओ पे आया तो 0, ठीक है। ये चीज होगा। तो एनालिसिस से पता चल रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेवर 0, नहीं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख रहा है कि द मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल मैग्नीट्यूड ट्रेवल। क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, यहाँ 140 था ना, यहाँ 200, 280, और यहाँ था भी 140, फिर 80, और फिर 0। तो यहाँ कह रहा था मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा या डिस्टेंस से कम रहेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज लेस देन या इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, ये सही है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। मैग्नीट्यूड लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन ऑल केसेस, ऑल केसेस में नहीं, क्योंकि कभी कभी ये बराबर भी होता है, ठीक है। सब केसेस में इससे छोटा नहीं होता, बराबर भी होता है। तो ये आपका हो गया एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिया गया है कि अगर एथलीट जो है रनिंग बैक एंड फोर्थ इन सेम ट्रैक, एक ही ट्रैक पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट इज 0, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट केस। तो जब जितना आगे पीछे गया उसको ऐड करना होगा। ये फिगर 4.4 में जो 100 तक गई ना, तो वो वाला। दूसरा दिया कि फ्यूल यूज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्यूल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे। ऑफ कोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम ऐसे 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 चला के यहाँ तक आए तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे मेरा तेल नहीं फुकाया, हम तो गाड़ी पूरा शहर घूम कर आए, फिर अपने गैराज में गाड़ी लगा दिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि तेल तेल खाया ना भाई, तेल गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया तभी ना। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्यूल। फिर एक है कि बॉल रोल डाउन इंक्लाइन ट्रैक, यहाँ पे इंक्लाइन ऐसे से जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस से डिपेंड करता है। इसमें डिस्टेंस है, स्पीड मान नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, तो अभी बस डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आर द, क्या क्वेश्चन है कि आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ और या डिफरेंट पोजीशन एट ए बी सी डी, क्या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा, तो सेम रहेगा भाई। ओ से ए 40 हो रहा है, ए से बी 10 हो रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा इंक्लाइन बॉडी पे है तो। या ऐसे जाके ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये यही हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इंक्लाइनेशन ही हुआ, ठीक है। यहाँ मोशन क्या होता है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना फास्ट कितना स्लो चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। तो स्पीड पहले पढ़ेंगे, तो स्पीड हो गया तो चेंज इन, देखिए स्पीड का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये याद रखिएगा। स्पीड को वेलोसिटी भी लिखते हैं, डी यानी डिस्टेंस बाय टाइम। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, क्या है भाई, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, v इक्वल टू डी बाई टी, याद कर लीजिए, तंग से याद कर लीजिए। अब आता है इसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। एवरेज स्पीड आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। फास्ट और स्लो मूवमेंट हमें बताता है, एवरेज स्पीड जो है वो बताता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है कि एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन करना है। तो एवरेज स्पीड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग दिस
डिस्टेंस कवर, ठीक है। दस दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ये क्या, टोटल टाइम ट्रेवल। सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल हैज नो डायरेक्शन, हम लोग को पता है कि डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, वो डिस्प्लेसमेंट में होता है, तो इसीलिए एवरेज स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बस केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसा हो सकता है कि उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी हम लोग डिपेंड करता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कब कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट मूव एट कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ना कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं तो स्पीड कांस्टेंट होता है। ऑन अदर हैंड द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ हम लोग को पता चल रहा है किस किस चीज के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। In this case, object move with increasing speed or decreasing speed या combination of both। ये हम लोग को कैसे पता चलता है? एक्सेलरेशन से पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में दिया गया कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले भारत में स्पीड के बारे में पहले ही बता दिया था, जो अंग्रेज बाद में बताए। पहले ही हम लोग 5th सेंचुरी में ही हम लोग को पता चल गया था। उनका एक बुक था गणित कौमुदी, उसी में इसके बारे में दिया हुआ था। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। इसमें बोला जा रहा है कि दो पोस्टमैन हैं, ठीक है, यहाँ दो पोस्टमैन हैं और उनके बीच जो है वो डिस्टेंस आपका हो जा रहा है 210 योजन। योजन उस समय का ये माप है डिस्टेंस का, तो 210 योजन हो रहा है, ठीक है। एक इधर ए पे है, एक बी पे है। ये 210 योजन, योजन ही लिख दीजिए अगर बनाना है तो ए पे ए जो है वो एक दिन में 9 योजन चल रहा और जो बी है वो एक दिन में 5 योजन चल रहा है। तो कितने दिन लगेंगे इन दोनों को मिलने में? तो क्या करेंगे कि टोटल ए और बी मिला के एक दिन में कितना योजन चल रहा है, तो 9 5 को प्लस करेंगे तो 14। 14 दिन में ए और बी मतलब 14 योजन चल रहा है एक दिन में, ठीक है। तो कितने दिन में ये दोनों मिलेंगे? तो 221 में से अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये कितने दिन में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये 15 दिन में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 15 दिन में हम अब पता करेंगे कि हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो 15 दिन में ये दूसरे एक दूसरे से मिल जाएंगे। और अगर हम लोग को पता करना है कि 15 दिन में ये कितना दूर चला, ए वाला और बी वाला, तो फिर हम लोग पता कर लेंगे कि 15 दिन में जो फर्स्ट वाला है वो 135 चला, 15 से उसमें गुना कर दिया, 15 से 9 में सॉरी, और दूसरा वाला जो चला वो हुआ 75 योजन चला। उसी में हम लोग डिवाइड करें कि ये इतना चला, ये इतना चला, ठीक है। 135 आएगा और 15 को 5 से करिए तो 75 आ गया। तो वो आपका अलग अलग में पता चल गया। तो स्पीड टेल अस कि कितना फास्ट कोई चीज चला। ये यहाँ सॉल्व हो गया ये इतना तक। फिर अब आया अगला पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि स्पीड हमें बता रहा है कि कितना फास्ट कोई चीज चल रहा है, लेकिन स्पीड हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा है, किस साइड चल रहा है। तो डायरेक्शन हमें बताता है, रियल अगर वर्ल्ड मोशन पढ़े तो डायरेक्शन हमें बताएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमें डायरेक्शन पता चलेगा। तो वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन देना है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। और यहाँ पे वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज of an object in a time interval is the change in position divided by time interval in which change in position occur। एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल क्या होता है? इज मतलब वेलोसिटी कहते हैं इज द चेंज इन पोजिशन, ठीक है। पोजिशन चेंज हुआ यानी चेंज इन पोजिशन को डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। इतना तक ठीक है। इन विच चेंज इन पोजिशन ऑक्योर, यहाँ तक भी ठीक है। फिर से विच चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फिर से लिख दिया, मतलब यहाँ तक ठीक है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम इंटरवल, यही आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल। इसको अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी लिखे, जैसे अगर एवरेज वेलोसिटी को v से लिखते हैं, वेलोसिटी बाय ये s डिनोट करते हैं स्पीड को, सॉरी डिस्टेंस को, और t से टाइम होता है। अगर v जो हुआ एवरेज हुआ तो v नीचे ए वी लिख दिया, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। s से स्पीड मत मानिएगा, यहाँ पे s इज डिनोट फॉर डिस्टेंस और t, ठीक है। यहाँ आप d बाई टी भी लिख सकते हैं, बुक में s बाई टी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इंडिकेट बाय प्लस माइनस साइन। अगर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन वेलोसिटी है तो हम लोग प्लस मानेंगे, अगर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग निगेटिव मानेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी या स्पीड का एसआई यूनिट दोनों का सेम है, वेलोसिटी और स्पीड का। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से मापते हैं, वैसे स्पीड और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से मापेंगे। मीटर पर सेकंड को हम लोग मीटर और सेकंड को लिख के ऊपर ऐसे -1 भी लिखते हैं, इसके जगह हम लोग ये भी लिखते हैं, ठीक है। और कॉमनली मेजर एज अ किलोमीटर आवर के रूप में भी हम लोग इसको नापते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट या स्लो द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हैपन, वी यूज द आइडियल रेट ऑफ चेंज। द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विच कॉरेस्पॉन्डिंग to a change in time is called rate of change, ठीक है। To calculate average velocity we found the ratio of position to the time taken, so we can say that average velocity is the average rate of change of position of an object with respect to time, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि रेट ऑफ टाइम क्या होता है, तो रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी टू दूसरे क्वांटिटी से अगर कर रहे हैं तो दो क्वांटिटी को लिख रहे हैं, मतलब जिसमें चेंज हो रहा है जिसके कंपेरिजन में चेंज हो रहा है तो उसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज है पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट विद टाइम का, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऊपर क्या लिख रहे हैं, ऊपर पोजीशन लिख रहे हैं, नीचे टाइम लिख रहे हैं, तो वो रेट ऑफ चेंज दिखाता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि सरंग जो है वो 50 सेकंड लग रहा है उसको स्विम होने में 1 इंच से दूसरे इंच तक, ठीक है। कितना लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है और डिस्टेंस है 25 मीटर का, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितना है और एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या करा, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है फिर बैक हो जा रहा है, बैक भी लिखा हुआ। तो डिस्टेंस हम लोग करेंगे यहाँ से 25, फिर लौट कर आया तो 50 मीटर गया और 50 सेकेंड में गया, तो 1 मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 क्योंकि लौट के फिर यहीं आ गया, तो उसको अगर 50 से डिवाइड भी करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और आपका ये मैं दिया हुआ है इसमें पॉज एंड पॉन्डर के बारे में कि अगर आप कोई रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, नॉर्थ में गए, 3 घंटा लगा जाने में, फिर ऊपर से नीचे 200 किलोमीटर, ठीक है, फिर आपको 2 घंटा लगा, तो आपका एवरेज स्पीड कितना है, तो एवरेज स्पीड हम लोग 400, 200 ऊपर जाने में लगा, 200 नीचे जाने में लगा, 400 किलोमीटर, और स्पीड मानेंगे 5 घंटा लगा, ठीक है। 5 घंटा लगा ना, 3 घंटा ऊपर जाने में, 2 घंटा नीचे आने में, तो 80 किलोमीटर पर आवर लगा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो 0 लगा क्योंकि ऊपर गए और फिर नीचे आके नीचे आ गए, वही उसी पोजीशन पे आ गए तो 0 लगा, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ आपका हो गया 0, यही वाला पढ़ रहे थे ना। फिर इन व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम कब रहेगा, तो सेम जब रहेगा जब सेम डायरेक्शन में दोनों जाए, बैक नहीं है, ठीक है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम रहेगा। और 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस रहे फिर से वापस नहीं आया उस पोजीशन में, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी लंबे समय तक रहे ना तो वेलोसिटी में कुछ अंतर आ सकता है कि इफ average velocity of an object over a large interval of time may differ from its velocity at particular instant,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं, तो एक तरह से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम मानेंगे पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ आपका थोड़ा सा दिया गया है स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर में जो होता है वो जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ओनली डायरेक्शन ही शो करता है, डायरेक्शन आपका टायर बताएगा, ठीक है। इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या हुआ, जो एग्जैक्ट पॉइंट पे बताया जाए उसको उस टाइम का वेलोसिटी बोलते हैं, उसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाते हैं, मतलब उस टाइम के एग्जैक्ट वेलोसिटी को वो बताता है। यहाँ हो गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। डिस्टेंस, ये तो मोशन के बारे में पढ़े, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशन। मोशन का यहाँ नीचे डिफिनेशन भी दिया, मोशन किससे कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं, स्विमिंग, ये सब सीधे रास्ते में जा रहे लीनियर मोशन हुआ। कैसे डिनोट करते, इस साइड प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। इसके बारे में पढ़े। फिर स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक दो इक्वेशन देखें, एवरेज वेलोसिटी हो गया, न्यूमेरिकल्स देखें। अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन मतलब जब क्या कहते हैं, जब आप गाड़ी में बैठे हैं, बस चल रही है, धीरे 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 स्टार्ट हुई, स्टार्ट से थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेशन लगा, थोड़ा तेज हुई, फिर और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए थोड़ा तेज होते गए और तेज हुई, और फिर एक समय क्या आएगा जब जैसे रोड रोड खाली है तो एक कांस्टेंट स्पीड में चलती है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। फिर धीरे धीरे ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो ब्रेक जैसे जैसे मारता है तो एक्सेलरेशन लग रहा होता है, बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब रोक रहा है ना, मतलब उसको आगे जाने से रोक रहा है। टायर को कह रहा है कि तुम पीछे आओ, मतलब रोकने के लिए पीछे ही आ रहा है ना, तभी ना रुक पाएगा कोई भी चीज। तो एक्सेलरेशन उसको रोक, तो ब्रेक जो होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, और आगे जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीड स्पीड तेज होते जा रहा है, वो आगे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यू कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इफ यू नो द वेलोसिटी एट टू डिफरेंट टाइम ऑफ इंस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे व्हेन यू सीट इन अ व्हीकल, यही लिखा हुआ है कि आप लोग सडनली मूव फ्रॉम रेस्ट एंड यू फील ए नोटिसेबल जॉल्ट, आप लोग अचानक से जॉल्ट लगता है, ठीक है। और वैसे अगर मोशन में और अगर अचानक से रुकता है गाड़ी, फिर आपको एकदम पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो ये जो आप फीलिंग कर रहे हैं ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले जीरो है, अचानक से बढ़ रहा होता है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए टाइम इंटरवल इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u, अगर u से स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, a से b तक जाना है, यहाँ एक बस है, बस क्या हो रही है, पहले रुकी हुई है, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी रुकी हुई है यानी जीरो है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, आगे जाके यहाँ जाने स्टार्ट हो गए, जाने लगे, तो यहाँ उसका वेलोसिटी भी मानेंगे। मान लीजिए कि भी जो हुआ 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये ए से बी तक आने में, तो बी को हम लोग भी माने, तो वही बोला कि टी टाइम पे मतलब 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में वो बी टाइम पे चली गई है। तो इसमें बोलेंगे कि टाइम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, भी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ 5 - 0 यानी भी माइनस यू, और T2 - T1, ठीक है, चेंज इन टाइम। और ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बटा टाइम का होता है सेकेंड। तो अगर हम लोग इसको भी ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर सेकेंड, और यहाँ -2 होगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी या फिर या ये भी लिख दीजिए, जैसे मीटर पर सेकेंड है और बटा फिर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड मतलब ऐसे और फिर बटा में, तो मीटर जो हुआ नीचे वाला यहाँ हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसा आप लिखिए, आप लोग मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का स्क्वायर में रहता है सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे दिया एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है,
like displacement and velocity, we need to specify magnitude as well as direction of acceleration. ठीक है, ये जरूरी है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि कार स्पीडिंग अप, तो इसका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर कार स्लोइंग डाउन तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव। स्लोइंग डाउन यानी ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में होता है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, if the magnitude of velocity is increasing in given interval of time, the for motion in a straight line, if the magnitude of velocity is increasing in given interval of time, the acceleration is in direction of velocity. अगर मोशन जो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर धीरे धीरे अगर मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है वेलोसिटी का, तो हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रहा है, 10 से 5 है, 5 से 0 है, तो ये बोलेंगे एक्सेलरेशन घट रहा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन डायरेक्शन या बोथ। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपको एक कार टाइप, अलग अलग कार टाइप का लिखने के लिए बोला, आप नेट से देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है कि बस इज मूविंग ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे विथ वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ ड्राइवर प्रेस एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा है फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया 54 किलोमीटर पर आवर तक, तो एक्सीलरेशन दिया और बढ़ा। फॉर सम टाइम बस मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड, कुछ कांस्टेंट स्पीड मतलब 54 किलोमीटर पर आवर कुछ देर तक मूव होता है और फिर कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो वो ब्रेक लगाता है, 5 सेकेंड का, और फिर वो बस जो होती है स्टॉप कर जाती है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टू टाइम इंटरवल। टू टाइम इंटरवल कब से कब तक हुआ? पहला 10 सेकेंड, ठीक है, दूसरा 5 सेकेंड में वो रुक गया। ठीक है, तो इसमें पहला पूछ रहा है कि व्हेन द एक्सेलरेटर प्रेस, जब एक्सेलरेटर प्रेस किया गया था तो 36 से 54 किलोमीटर बढ़ा था, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में बढ़ा था। तो यहीं पे पहला पॉइंट में लिख रहा है कि 36 पहले हम लोग 36 था तो यू हम लोग 36 माने और वी हम लोग माने 54 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड के 36, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए मीटर में चेंज किए, 5/18 से गुना करते हैं आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ। वैसे 54 को कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यानी ये, और टाइम 10 लगा। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू बाई टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो वैसे निकल गया ये एवरेज एक्सेलरेशन। और फिर लगा कि अगर ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होगा, तो ब्रेक का वही चीज होगा लेकिन माइनस में होगा। यू 54 ब्रेक करके 0 हो गया और टाइम लगा 5 सेकेंड, तो भी माइनस यानी -15/5 -3। ठीक है, तो माइनस इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर माइनस यानी ब्रेक लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस है यानी एक्सेलरेटर दबा रहे हैं बाइक में। इन दिस चैप्टर वी विल क्लोजली ओनली द केस वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादातर वही पढ़ेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन आइदर बी कांस्टेंट या चेंजिंग for an object moving in a straight line in same direction. If magnitude of velocity increases and increase by equal amount in equal interval of time, the acceleration of object is constant. कांस्टेंट कब बोलेंगे? कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो कब बोलेंगे? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को कांस्टेंट बोलेंगे एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर कहा जाए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब अगर हम लोग धीरे 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 जब बढ़ा, मतलब अगर वेलोसिटी है 0 से 5 मतलब सेकंड पे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा, धीरे 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 5 मतलब होते होते बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और धीरे धीरे एक्सेलरेशन आ रहा है, उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा, धीरे धीरे है उसमें।
ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल है कि एज वी लर्न earlier we have an object is drawn from height, it take a straight vertical path and downward before touching the ground. While the coming down the velocity object increases as shown in figure 1.10. यहाँ जो 1.10 है ऐसा ही यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। Find the magnitude of average acceleration of an object at every successive interval of second. Is the average acceleration constant across all interval? What is the direction of this average acceleration? देखिए यहाँ पे बोला कि हर इंस्टेंट में हमको बताइए ना कि कितना है, तो हर इंस्टेंट पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 9.8, और 9.8 जो है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको डिनोट करता है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब अगर एक्सेलरेशन है उसमें तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा उसका स्पीड, ठीक है। स्पीड चेंज होते जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज होते जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए अगर ड्रॉप होता है, अगर ऊपर से गिरता है कोई बॉल तो उसका स्पीड धीरे धीरे चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा है, एज द वेलोसिटी इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। अगर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन तक पढ़ लिए क्या क्या है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट इस बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट उसी समय का बताइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल में हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि विजुअल अच्छे से दिखाने के लिए करते हैं, इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ। फिर अब आते हैं प्लॉटिंग, कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी देख रहे हैं वो सब ऑल ग्राफ दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर आर मोशन इन स्ट्रेट, हम लोग केवल स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड का देख रहे हैं, ठीक है। और सर्कुलर मोशन ये सब का ग्राफ अभी नहीं देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाला ही देख रहे हैं। तो प्लॉटिंग कैसे करना, प्लॉटिंग में करना है आपको ऐसे छोटे छोटे खाने वाले आपको एक पेज लेना है जिसको ग्राफ पेपर बोलते हैं, और इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज भी आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें आसानी से कर सकते, डिनोट कर सकते। इसमें हम लोग को मेन करना है कि ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ज़्यादातर अगर ये ऐसे पेज है, अगर आप पेज ले रहे हैं तो यहाँ एक साइड में ऐसे थोड़ा स्पेस यहाँ से छोड़ के, थोड़ा स्पेस यहाँ से छोड़ के, कम से कम 2 रो, जो 2 ऐसे बड़ा बड़ा ग्राफ वो है स्क्वायर, उसको छोड़ के ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो नीचे हॉरिजेंटल होता है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं ये सब, ठीक है। यहाँ जहाँ दोनों इंटरसेक्ट होता है इसको ओ बोलते हैं। इस साइड को पॉजिटिव होता है, ये साइड नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ध्यान में रखिएगा, लिखना नहीं है। मेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग ज़्यादातर डिनोट करते हैं टाइम को, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लोग पोजीशन, अगर आगे वेलोसिटी वाला है तो वेलोसिटी, नीचे में हम लोग ओ एक्स को टाइम के लिए रखते हैं। तो टाइप ऑफ अगर ग्राफ देखेंगे तो एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 2 टाइप ऑफ ग्राफ जो है हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अब अभी हम लोग बस अभी देख रहे हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में 5 डिवीजन होते हैं, ये जो छोटे छोटे आप गिनिएगा तो यहाँ 1 2 2 3 4 5 5 डिवीजन हो। तो 5 डिवीजन को कैसे करना है, तो 1 सेकंड, यहाँ पर लिखा है 5 डिवीजन यानी 1 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये चीज को हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3, यहाँ सेकंड सबका यूनिट देते जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख दिया। फिर वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो यहाँ 5 डिवीजन इक्वल टू 20 मीटर, यानी यहाँ पे 20 लिखेंगे। फिर अगला जो ये ग्राफ है इसमें 20 दूनी 40 मीटर, 20 तियां 60 मीटर, ऐसे ऐसे डिनोट करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कैसे करना है। अगर पोजीशन टाइप ग्राफ जैसे हम लोग को मिल गया, पोजीशन हम लोग पता चला कि टाइम जो है 1 सेकेंड है और डिस्टेंस जो है 20 मिनट है। जैसे ऐसे हम लोग ग्राफ के लिए ज़्यादातर बनता है कि एक्स टाइम एक जगह लिखा रहता है, पोजीशन एक जगह लिखा रहता है। टाइम 1 2 3 4 लिखा है, पोजीशन 20 40 60 लिखा है। तो 20 है और 1 है, तो यहाँ यहाँ पॉइंट वो आके मिलेगा,
एक गुना 1,20 कर दिया, दूसरा है और ये 40 पे, तो यहाँ पे ये डिनोट करें यहाँ पे, और फिर ये सब पॉइंट एक एक पॉइंट हम लोग को मिलते गया ऐसे 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 ऐसे, तो ये पॉइंट हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ बना है, ये ग्राफ बना, तो ये ग्राफ बना पोजीशन टाइम ग्राफ, ऐसे ये ग्राफ बनाया जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ। फिर अब आते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ नोट में कि जो ग्राफ है वो एक रूट मैप नहीं है कि आप बताइए कि ऐसे इस रूट से गया, ये बस दिखा रहा है कि कैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज किया टाइम के साथ, कैसे कैसे चेंज हो रहा है ये। और ये जो ये ग्राफ, दूसरा वाला ग्राफ ये बन रहा है, ये जो बन रहा है कि वर्टिकल जैसे नहीं बॉल गया ऊपर फिर उछल के वापस आया, उसका ये ग्राफ है कि कैसे चेंज हो रहा है पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे भी टाइम लिए एक्स एक्सिस पे, पोजीशन वाई एक्सिस पे, और एक ग्राफ ड्रॉ किए, और उस पर ये ग्राफ ऐसा बना है, थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप कर्व कर्व टाइप से बना हुआ है, क्योंकि बीच में एक्सेलरेशन है, टॉप लॉट करा है तो 0 पे हो गया। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, अभी हम लोग पढ़े कि कैसे प्लॉट होता है, अब हम लोग पढ़े पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, पता चलेगा कि किधर किधर से क्या क्या पता चल रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज अ चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ठीक है, हम लोग को मोशन पता चलता है एक, कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये जो दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल का यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ बताया। इफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से बिटवीन 2 इंस्टेंट, 2 से 3 तक जाने में, 2 से 3 तक जाने पे, एंड 5 to 6 और 5 से 6 तक जाने में, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 मीटर। और जो मैग्नीट्यूड जो चेंज हो, जैसे 40 मीटर से 60 मीटर तक जा रहा है तो 20 मीटर का डिफरेंस है, 100 से 200 जा रहा है तो 20 मीटर का डिफरेंस है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है। और कौन सा चीज पता चलता है, तो हम लोग को इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता चलता है। एक तो पोजीशन पता चल रहा है कि इस टाइम पे यहाँ पर है, और दूसरा हम लोग को पता चल रहा है कि उसका वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता कैसे करें, तो यहाँ पे एक चीज हो गया, एक मिनट, यहाँ पे आपका हो गया ए पॉइंट दे दिया गया, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट दिया गया, तो यहाँ से क्या गया कि 2 सेकेंड बोला गया एक लिए, और 40 मीटर लिए, तो 2 सेकेंड पे एक ड्रॉ किए, और ये 40 मीटर ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए इसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करके यहाँ पॉइंट बना। बी का एक लिए 4 सेकेंड का लिए और 80 मीटर का। ठीक है, तो ये ऐसे सीधे यहाँ ड्रॉ किया यहाँ, और फिर क्या किया, ये जो ड्रॉ किया और ये जो ड्रॉ किया, ये दोनों जहाँ मिला वहाँ एक लाइन खींच दी और बना दिए ए सी। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी पता करना, तो वेलोसिटी हम लोग को पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम, यानी S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं S2 मतलब डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, ये पहला डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है, ये पहला टाइम है T1, ये दूसरा टाइम है T2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे S2 क्या है 80, 80 माइनस ये हुआ 40। ठीक है, और T2 हुआ यहाँ 4 और T1 हुआ 2, तो 80 माइनस 40 जो हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 80 माइनस 40, 4 तो 20 आया, तो ये जो 20 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, ये क्या बताया, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बता रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दिया गया कि जो आपका ये स्लोप दिया है, द स्लोप इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये जो स्लोप है ये आपका बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब ये आपका वेलोसिटी बता रहा है, रेट ऑफ चेंज तो बता ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक ये दिया हुआ है कि बताइए कि अगर ऐसा रहे, एक मिनट, अगर ऐसा ग्राफ रहे तो क्या होगा, ये पोजीशन टाइम है, तो इसमें हमारा वेलोसिटी जो है 0 है, डिस्टेंस हर टाइम पे एक ही जगह डिस्टेंस है, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और इन दिस केस पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं।
मतलब पोजीशन टाइप ग्राफ ही हम लोग ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। दूसरा है ये ये दिया हुआ है, इसमें दो ऑब्जेक्ट का आपको एक ही ग्राफ में बनाया गया है, डिस्टेंस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ बताया गया। अब पूछ रहा है ना कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जिसका स्लोप का स्टेप झुकाव ज़्यादा रहेगा ना, ये चीज़ ये देख रहे हैं ये, तो वो जिसका झुकाव मतलब एकदम ज़्यादा उस पे रहे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ना वो ज़्यादा रहे, समझ रहे हैं। वो मतलब जैसे ये ज़्यादा स्टीप दिखा रहा है इसीलिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे, देखना चाहेंगे इसके बारे में तो देख सकेंगे क्या हो रहा है। हम लोग कैसे वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे अगर ये पॉइंट लिए जो एकदम डार्क वाला लाइन है, और कोई भी दो पॉइंट लिए, ठीक है, वहां से ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दिए, अब वहां से हम लोग स्लोप नापेंगे, और स्लोप का हम जब पता करेंगे तो पता करेंगे कि ये जो बी वाला है इसका ज्यादा है देन ए वाले से। यहाँ पे देखिए, ये दोनों का डिस्टेंस निकाला, ये दोनों का डिस्टेंस निकाला, ये मतलब इसी टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में, इतने टाइम इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ तक गया, और इतने टाइम इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया ना, तो इसीलिए बी ज़्यादा डिस्टेंस। और टाइम इंटरवल से में हम डिस्टेंस देखेंगे कहाँ ज़्यादा हुआ तो उसी का वेलोसिटी ज़्यादा है। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आएगा, इसमें हम लोग को एक तो वेलोसिटी पता चलेगा इससे, और दूसरा हम लोग को डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि तीन टाइप का हो जाएगा ग्राफ। पहला हो गया कि एकदम ऐसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दूसरा ऐसे सीधे लाइन रहेगा, और तीसरा ऐसे धीरे। तो ये जो हुआ वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मतलब बढ़ रहा है लेकिन स्पीड जो है वो एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड है तो 20 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा है, एकदम चल रहा है तो चल रहा है। ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जीरो से स्टार्ट होके, ये किसी बीच का समय का शो कर दिया, ये शो कर रहा है कि जीरो से स्टार्ट होकर धीरे 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 उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और ये एक्सेलरेटर दे रहे तब का ग्राफ है, और ये जो ब्रेक लगा रहे तब का ग्राफ है कि उसका धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। फिर आते हैं, ये तीन ग्राफ में यही चीज डिनोट कर रहा है। अगर पूछे कि और भी कोई चीज डिनोट करता है वेलोसिटी के अलावा, तो हाँ डिस्टेंस डिनोट करता है, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। कैसे? देखिए, ये हो गया एक्सेलरेशन का दिया हुआ कि भी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, इसको हम लोग u माने, इसको हम लोग v माने, t1 माने, t2 माने, तो एक्सेलरेशन होता है ना v माइनस यू बाई चेंज इन टाइम। तो ये जो स्लोप है, या जो ये बी सी बाई सी ए है, ये हमको बता रहा है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बताया, इससे और कुछ पता चला तो डिस्टेंस पता चला। तो डिस्टेंस कैसे, जैसे कि ये जो डायरेक्ट स्लो सीधे है ए बी वाला, वेलोसिटी कांस्टेंट से है, तो अगर हम लोग इस एरिया निकाल लें इस बीच का, तो ये हम लोग को डिस्टेंस बताता है। डिस्टेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम इंटरवल, ये जो है यहाँ से वेलोसिटी और ये टाइम इंटरवल है, तो आपका ये दोनों का गुना कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये एरिया निकालिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बीच का एरिया निकाल लेते हैं तो वो हम लोग को बता देता है, क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग को ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस पता करना है ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पहले हम लोग टाइम वाले पे गिराएंगे, ये भी टाइम वाले पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन ड्रॉ करने के बीच में ये जो एरिया आया, इस एरिया को निकालें। तो पहले ये एक स्क्वायर और ये ट्रायंगल है, तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और ये हम लोग को 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी तो जान दिया ही है, आप लोग एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जान सकते हैं, वहीं पोजीशन टाइम ग्राफ से आप लोग वेलोसिटी जान सकते हैं, डिस्टेंस जान सकते हो, वेलोसिटी जान सकते हो, वेलोसिटी जानते हो, और इसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आता है हम लोग का काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए तीन टाइप ऑफ क्या है, इक्वेशन है। एक ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। फिर आता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है। फिर आता है आपका भी स्क्वायर प्लस 2s, यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 एकदम से आपको रट लेना है, ठीक है। इसी के आधार पर जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब सॉल्व होंगी। अब इसको हम लोग और सॉल्व होंगी, इसमें आपको उसी के आधार पर बैठा देना कि अगर ए ऐसे है तो ये आपका बन जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू, और इसको आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। फिर है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मतलब 2D मोशन को डिनोट कर रहा है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि विथ सेम स्पीड के साथ एक्सीलरेशन तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर मोशन पे, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो गया, 2πr से डिनोट करेंगे, और इसका एवरेज वेलोसिटी 2πr/t निकलेगा। when an object move in a circular path with constant speed is called circular motion, ठीक है। और इसका बीच की ओर इसका फोर्स लगते रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इस स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्किल, इट इज ओनली इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ वेलोसिटी डैश चेंजेस, ठीक है। उनका हमेशा चेंज वेलोसिटी जिस चेंज में रहेगा वही रहेगा, मतलब इसका करने का मतलब कि ऐसे डायरेक्शन हमेशा ऐसे इधर है तो ऐसे, इधर है तो ऐसे रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने, और बाकी की चीज़ें आगे के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ पढ़ा और काफ़ी कुछ जाना। उसके साथ साथ हम लोगों ने सब चीज़ जो एक ये चैप्टर में होता है, ये सब जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे के चीज़ों में हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। हमने जाना कि मोशन क्या है और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को साइंटिफिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आगे के चैप्टर में हम और सब चीज़ों को भी जानेंगे, डिटेल से समझेंगे। अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको इजी और यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लास 9 के दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप न्यू एनसीईआरटी साइंस को हिंदी में बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू स्टूडेंट।